बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अलवर की खबर से। नगर परिषद बोर्ड की बैठक में हंगामा हुआ। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा पार्षद, नाराज पार्षदों ने सभापति का रास्ता रोका। बोर्ड की बजट बैठक में हंगामा हुआ। विधायक नाराज पार्षद को समझाने में फिलहाल जुटे हुए हैं। तो अलवर में नगर परिषद में ये हंगामा, अपनी मांगों को लेकर एक पार्षद धरने पर बैठा है। नाराज पार्षदों ने सभापति का रास्ता भी रोक दिया, यानी नगर परिषद की कार्रवाई पूरी तरीके से ठप। ये तस्वीरें हैं नगर परिषद अलवर की। समझाने की कोशिशें जारी है ताकि आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके, लेकिन पार्षद इस समय धरने पर। राजेंद्र शर्मा अलवर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, क्या एक ही पार्षद धरने पर है या बहुत सारे पार्षद इस समय धरने पर बैठे हैं? क्या समझाइश कर ली गई है? जी, एक पार्षद जो है रमेश सैनी, वो आज सुबह ही धरने पर बैठ गया था, जिस पर जो कि 11 बजे से नगर परिषद के बोर्ड की मीटिंग होनी थी। उससे पहले ही वो जाकर के अपनी मांगों को लेकर के धरना पर उन्होंने आसन बना करके और धरना तो शुरू कर दिया। उसकी मांग थी शहर में और उसके बाद में बिजली, पानी और सड़क की सहित सफाई की व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। बार बार शिकायत के बावजूद इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस बात को लेकर के उन्होंने विरोध के स्वरूप धरना शुरू किया। उसके बाद शहर विधायक संजय शर्मा और सभापति घनश्याम गुर्जर के द्वारा समझाइश की गई और धरने से उन्हें हटा लिया। वो मान गए। उसके बाद वो सदन की कार्रवाई में जाकर के बैठ गए और वहां जाकर के कुर्सी पर बैठने के बजाय वो खुद वेल में आकर नीचे आकर के धरने पर ही बैठे रहे पूरी कार्रवाई के दौरान। और इसके बाद हंगामा होता रहा और पार्षदों ने आज पूरी जो कार्रवाई हुई है, जो अभी तक जारी है, अब अंतिम चरण में जो कार्रवाई है वो चल रही है। और फिलहाल वो जो पार्षद हैं वो शहर के विकास की जो बजट पास किया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बजट की जो हंगामे की जो छड़ा था वो अब कार्रवाई है वो सुचारू चल रही है। और फिलहाल पार्षदों के जो सवाल हैं और जो बजट जो सभापति के द्वारा पेश किया जा रहा है उस बजट पर चर्चा की जा रही है। राजेंद्र, समझा लिया गया अब? जी, जो हंगामा के बीच सभापति के द्वारा जो बजट है वो पढ़ा गया, बजट भाषण है जो पूरा पढ़ा गया। उसके बाद अब जो सभापति के साथ पार्षद जो है वो बातचीत हुए, पूरा मामला है वो सुलझा लिया है। और जो पार्षद है वो अब चर्चा की जा रही है, जो बजट किया हुआ है उस बजट पर चर्चा जारी है। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात उदयपुर की, जहां जयपुर एसीबी ने डीएसपी जितेंद्र आंचलिया सहित 4 लोगों की मजिस्ट्रेट के निवास पर पेशी की। इसमें एसआई रोशनलाल, रमेश राठौड़ और मनोज शेमाली शामिल रहे। मजिस्ट्रेट ने डीएसपी सहित सभी 4 को सोमवार तक रिमांड पर भेज दिया है। एसीबी की टीम ने सभी आरोपियों को सुबह करीब 10:20 पर मजिस्ट्रेट के निवास पर पेश किया। करीब 11 बजे तक एसीबी की टीम सभी आरोपियों को लेकर मजिस्ट्रेट के सामने मौजूद रही और मजिस्ट्रेट ने सोमवार तक की रिमांड सौंप दी है। एसीबी की टीम रिमांड अवधि में एनआरआई की जमीन से जुड़े इस मामले में और तथ्य जुटाने की कोशिश करेगी। तो ये मामला उदयपुर से जुड़ा है। एक एनआरआई जिसकी जमीन उदयपुर में थी, उस जमीन की खरीद फरोख्त में कई गड़बड़ियां पाई गई, जिसमें खुद डीएसपी आंचलिया शामिल रहे। और जो एनआरआई व्यक्ति था उसने एसीबी में इस पूरे प्रकरण को लेकर कई पुलिस वालों के बारे में एसीबी को शिकायत दी। तथ्य जुटाए गए। तथ्य जुटाने के बाद में जब पुख्ता सबूत एसीबी के हाथ लगे, उसके बाद इन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 4 लोग शामिल हैं। 1,83,00,000 रुपयों से जुड़ा यह पूरा का पूरा मामला है। उदयपुर में इन 4 को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सभी को रिमांड पे भेज दिया है।
जिसमें डीएसपी जितेंद्र आंचलिया हैं, सब इंस्पेक्टर रोशन लाल है और 2 अन्य जो कि रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली हैं। उन चारों को इस समय क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया जा रहा है और प्रतापनगर इलाके में जो विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण क्रम 1 के न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा हैं, उनके सामने इस समय चारों आरोपियों की जो है वो पेशी चल रही है। एसीबी ने कल देर रात चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद में जो पूरे दस्तावेज तैयार किए गए उसके आधार पर कोर्ट में अब जो है वो पेश किया गया है। मुख्य रूप से जो एसीबी है अभी चारों आरोपियों की रिमांड की मांग करेगी, कोशिश करेगी कि वे जो कंटेंट उनके पास में है, जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों के आधार पर मजिस्ट्रेट के सामने अपनी दलील रखें और डीएसपी जितेंद्र आंचलिया, सब इंस्पेक्टर रोशन लाल सहित सभी को रिमांड पर जो है वो लिया जा सके, क्योंकि अभी इनसे और भी कई सारी पूछताछ एसीबी को करनी बाकी है। देखिए, एनआरआई से ये पूरा जुड़ा हुआ जो मामला है वो सामने आया था और आप देखिए कि हम इस समय मजिस्ट्रेट के घर के बाहर मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां पर इस समय आरोपियों की जो है पेशी चल रही है। इस समय मजिस्ट्रेट के घर के अंदर जो सभी जो गिरफ्तार किए गए 4 लोग हैं वो इस समय अंदर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बाहर एसीबी की टीम के जो सदस्य हैं वो इस समय मौजूद हैं और जो एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम यहाँ पर आई थी, वे जो है उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था और कार्रवाई को अंजाम देने के साथ ही लगातार 5 जगहों पर कल दबिश दी गई और दबिश देने के साथ जो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई उसमें जितेंद्र आंचलिया जो है सबसे पहले उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। और ये खबर जोधपुर से, रंगदारी वसूली के लिए युवक को धमकी दी गई। क्रिकेट अकादमी बनाने वाले से 80 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी ना देने पर जेसीबी से 2 कारें तोड़ दी गई। जेसीबी से गड्ढा खोदकर कारों को दफनाया गया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। और ये तस्वीरें जोधपुर से, जहां पर जेसीबी से दोनों कारों को तोड़ा गया। न केवल तोड़ा गया बल्कि गड्ढा खोदकर उन्हें दफना दिया गया, दोनों कारों को, क्योंकि रंगदारी मांगी गई थी। 80 लाख रुपए की रंगदारी नहीं दी गई। क्रिकेट अकादमी बनाई जा रही थी, उसी के लिए रंगदारी मांगी गई थी। फिलहाल शिकायत दर्ज करवा दी गई है थाने में। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में रंगदारी का एक और मामला सामने आया है। कौन लोग थे, किसने रंगदारी मांगी, क्रिकेट अकादमी बनाने वाला कौन था? चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, क्या था ये पूरा मामला, किसने रंगदारी मांगी, कौन बना रहा था क्रिकेट अकादमी और पुलिस कहां तक पहुंची? देखिए, बात करें तो ये जो लगातार जोधपुर शहर में अपराधों का जो चर्चा ग्राफ है उसकी बानगी है कि एक क्रिकेट अकादमी बनाने वाले व्यक्ति से जो कुछ लोगों ने इस बात के लिए 80 लाख रुपए मांगे कि यदि तुमने ये नहीं दिए तुम्हें यहाँ बनाने नहीं दिया जाएगा। और उसे डराया गया और डराया इस हद तक गया कि उसकी 2 लग्जरी कारों को जो है जेसीबी के सहारे गुड़का कर तोड़ दिया गया। और जब वो उसमें बैठा, सबसे बड़ी बात, वो उसमें बैठे थे, उस समय जो है उसमें हमला किया गया। किसी तरह वो जान बचाकर बाहर निकला। चंद्रशेखर, कौन लोग थे? देखिए, इसमें एक अनिल और उसके पिता और उसके भाई का नाम जो है नामजद रिपोर्ट में लिखवाया गया है। और कालूराम जो कि मुख्य आरोपी बनाया गया है। कालूराम को इसमें यह बताया कि कालूराम जो कि एक बजरी माफिया है और उसका आरोप है कि बजरी माफिया इसके जमीन के चारों तरफ बजरी का खनन करता है और उसने 80 लाख रुपए सिर्फ इस बात के मांगे कि वो यहाँ पर क्रिकेट अकादमी बना पाए। इसको लेकर डराने का प्रयास किया गया, उस पर हमला किया गया। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर भीलवाड़ा से, जहां शाहपुरा भीलवाड़ा मेगा हाईवे रोड पर तेल का एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके बाद भारी मात्रा में तेल सड़क पर बहने लगा और देखते देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग सड़क पर बहे तेल को लूटने के लिए दौड़ पड़े और देखते ही लोगों ने तेल लूटने की होड़ मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये तेल का टैंकर था और भीलवाड़ा में ये टैंकर जो है वो सड़क पर टकरा गया, जिसके चलते ये सारा तेल सड़क पर बिखर गया। आसपास गांव के लोग पहुंचे, तेल को समेटने की कोशिश की। जिसके हाथ जो लगा उसने तेल को उसे में भरने की कोशिश की।
और ये खबर जयपुर से, राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी का बंद का ऐलान है। आज से कल तक ये बंद रहेगा। डॉक्टर्स का राजधानी जयपुर में प्रदर्शन है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भी समर्थन दे दिया है। तो आज पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन और ये मरीजों की लंबी लाइन। सीधे तौर पर इसका असर जो है वो मरीजों पर आया है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज चिकित्सकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त हम जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हैं, जहां पर चिकित्सक संघों द्वारा एक रैली निकाली जा रही है। चिकित्सक संघों ने राइट टू हेल्थ बिल को काला कानून बताया है और इसमें संशोधन की मांग की है। हालांकि इस बिल को ही उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। हमारे साथ मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज क्यों आपको इस सड़क पर उतरना पड़ा, क्या मजबूरी रही? मजबूरी यही रही कि कदाचित सरकार ने हमारी सुनी नहीं। जब से ये बिल का जो प्रावधान सरकार ने रखा है, तब से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और समस्त चिकित्सक संगठन सरकार को गाये बेगाये ये भेजते रहे हैं, हर तरह से मेल पे और हर तरह से उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश की है कि ये जो आप ला रहे हैं इसका प्रारूप कदाचित बिल्कुल ही अनुचित है, पर वो नहीं सुना। आज इसलिए हमको इस रूप में आना पड़ा। प्रारूप क्या होना चाहिए आपके अनुसार? आपने कोई खाका सरकार को दिया, ब्लूप्रिंट दिया आपने? हमने बिल्कुल, हमारे को जब चिकित्सा वर्ग के कई सदस्यों को, जिसमें मैं भी था, हमको जब आमंत्रित किया था एक प्रवर समिति के गठन के एक दिन पहले ही हमको बुलाया गया था, पहली बार, आज से करीब 1 महीना पहले। उससे पहले कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी थी। फिर जब देखा कि चिकित्सक काफी आक्रोशित हो रहे हैं तो उन्होंने बुलाया। उसमें हमने पूरी 45 मिनट्स की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो सरकार के जो वहाँ पे अधिकारी थे, आला अधिकारी, उन सबको प्रेजेंट की और उन्होंने हमारी बात को सुना और माना कि हमने जो उनको बात रखी है बहुत सही है। फिर भी कहीं ना कहीं पता नहीं क्या हो जाता है कि वो जो ढंग की चीज आनी चाहिए वो सामने नहीं आ पा रही। स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है और आम नागरिक का अधिकार है, लेकिन पिछले साल 75 साल के फेल्योर पे सरकार ने अब एक ऐसा सगुपा लाके जो चुनावी स्टंट है, उसके अलावा कुछ इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम राजस्थान के निजी और सरकारी चिकित्सक ऑलरेडी 54 कानूनों से बंधे हुए हैं। 54 लाइसेंस समितियां हैं, 54 हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं, रिन्यूअल कराना पड़ता है। फिर ये 55वां कानून क्यों, जब हमने चिकित्सकों ने ओथ ले रखी है कि हमको इमरजेंसी में सेवा करनी। 55वें कानून की आप बात कर रहे हैं। सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कुछ जांच एजेंसियों ने जांच की है। कई निजी चिकित्सालय, कुछ निजी चिकित्सालय ऐसे हैं जो मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं। दंडित करें, उनको चिन्हित करें, दंडित करें, लेकिन एक की वजह से 55,000 चिकित्सकों को शोषित न करें आप। अगर कोई अपराधी है तो हम कहते हैं राजा उसको दंडित करने का अधिकार रखता है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और आपको अब अलग अलग जगहों से 5 तस्वीरें दिखाते हैं जहां डॉक्टर्स इस समय स्ट्राइक पर हैं। स्टेट जॉइंट एक्शन का बंद का ऐलान किया गया, जिसमें फार्मासिस्ट भी साथ है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से, सीकर, टोंक, हनुमानगढ़, उदयपुर और कोटपुतली, जहां पर सीधा असर मेडिकल सेवाओं पर पड़ा है। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन डॉक्टर्स का विरोध है राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ। सभी जगह पर यह विरोध इस समय चल रहा है। इसके अलावा 4 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर आरटीएच का यह विरोध जयपुर, अलवर, कोटा और झुंझुनू। एक साथ लामबंद हुए डॉक्टर्स। इनका कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल बजट में नहीं आना चाहिए था और पिछले काफी समय से ये लोग मांग उठा रहे हैं। हालांकि इसके लिए सरकार ने एक प्रवर समिति का गठन भी किया था, जिसमें इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मांगों को सुना जाना था। शुरुआत में सभी प्राइवेट डॉक्टर्स ने या प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सरकार को कहा कि जो बजट में जिस इमरजेंसी का उल्लेख किया जा रहा है, उस इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है, पहले उसकी व्याख्या की जाए कि किस स्थिति के अंदर मरीज का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को करना होगा। लेकिन इमरजेंसी की व्याख्या अब तक नहीं हो पाई। उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इस पूरे बिल को ही खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि आम आदमी अगर इमरजेंसी में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो बजट की घोषणा के मुताबिक या नए कानून के मुताबिक उस प्राइवेट हॉस्पिटल को उस मरीज का इलाज करना होगा। लेकिन
साथ ही साथ ये कंडीशन भी है उसमें कि इमरजेंसी के हालात में जाता है तो उसका इलाज करना होगा। अब सवाल यह है कि सबके लिए वो इमरजेंसी अलग अलग हो सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सरकार से यही जानने की कोशिश की कि वो इमरजेंसी क्या होगी, लेकिन उस इमरजेंसी की व्याख्या नहीं की गई है। लेकिन डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं बता सकता या कोई नहीं जान पाएगा कि किस मरीज में किस तरह की इमरजेंसी है और क्या लाइफ सेविंग जो है वो सिचुएशन है। ऐसे में उसी स्थिति को इमरजेंसी कहा जाएगा। ये डॉक्टर्स ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन इस समय विरोध की स्थिति, राकेश शर्मा लाइव जुड़ गए हमारे साथ। राकेश, इस समय क्या तस्वीरें हैं, क्या कहना है डॉक्टर्स का, क्योंकि 2 दिन के लिए इन्होंने बंद किया और उसका सीधा असर जो है वो मरीजों के ऊपर नजर आ रहा है। क्या इनकी इस विरोध में, इस बंद में इमरजेंसी सेवाओं को भी शामिल किया गया, उसे दूर रखा गया है? आसिफ, जो डॉक्टरों की हड़ताल थी, एक सांकेतिक हड़ताल 24 घंटे के लिए उन्होंने की थी और उस हड़ताल पर आज उन्होंने प्रदर्शन करके और संभवतः चिकित्सक अपने काम पर वापस कल से लौट जाएंगे। कुछ जो संघ उनके साथ में थे उन्होंने 2 घंटे के लिए सांकेतिक जो विरोध जताया था और उस विरोध के बाद में चूंकि प्रवर समिति की बैठक अभी चल रही है, विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक में जो इनके एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ जो वार्ता होगी उस पर वो जो है निर्णय नहीं बन पाएगा। लेकिन इस वक्त हम एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको आसिफ। इस वक्त कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से जो बजट पेश किया है, इस बजट में प्रदेश के विकास को किस तरीके से दशा और क्या नई दिशा इसमें देने की कोशिश की गई है, हम कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से सीधी बात करेंगे कि जो बजट पेश किया गया है किस तरह का बजट है, किस तरीके से उसमें जो कांग्रेस की जो नीतियां थी, चाहे वो महंगाई के खिलाफ आंदोलन चलाए थे, उनको किस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की गई है, ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि और किसान को किस तरीके से लाभ देने की कोशिश की। देखिए राकेश जी, ये बात सही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दूसरी बार विधानसभा में कृषि बजट अलग से पेश किया है और किसान को उम्मीद भी थी। गत वर्ष भी कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए गए और अब की इस बार, क्योंकि सबको पता था कि आखिरी बजट है, जिस तरह से एक माहौल बना पूरे प्रदेश के अंदर पिछले 4 सालों में, उससे अशोक गहलोत जी की सरकार से काफी उम्मीदें थी। हमारे राहुल गांधी जी हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि जो महंगाई है, उस महंगाई की मार को किस प्रकार से आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम किया जाए, उसको देखते हुए उसी भावना के अनुरूप हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के किसानों को, युवाओं को जो राहत इस बजट में दी है, आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूं कि ये मील का पत्थर साबित हो एक नौजवानों को, खिलाड़ियों को, किसानों को, और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र का जो किसान है, जो कृषि पे आधारित है, पशुपालन। आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू में भी राइट टू हेल्थ बिल का लगातार विरोध जारी है। आज बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों ने जयपुर कूच किया, तो वहीं सेवारत चिकित्सकों ने 2 घंटे का पेन डाउन किया। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पेन डाउन की वजह से बीडीके अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरीके से इस बिल को थोपा जा रहा है वो गलत है। राइट टू हेल्थ के विरोध में राजस्थान का सारा चिकित्सक समुदाय है वो आंदोलन पर है और जो शेष राज्य स्तर पे जो संघर्ष कमेटी बनी हुई है, ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, उसके लिए निर्णय अनुसार जिसमें अरिसदा भी शामिल है और अरिसदा के शीर्ष नेतृत्व के अनुसार आज हमने 9 से 11 पेन डाउन रखा है और हम काली पट्टी बांधकर और अपना इसके प्रति विरोध प्रकट कर रहे हैं। यह खबर उदयपुर से है और युवक ने बुजुर्ग को चाकू घोंप दिया। नशा करने से मना करने पर बुजुर्ग को चाकू मारा। चाकू लगने से बुजुर्ग घायल हुआ है। घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ये खबर चूरू से। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तारानगर में बोलेरो और स्कूटी में भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। मोर्चरी के सामने भीड़ इकट्ठा है इस समय। और मनोज शर्मा चूरू से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? मनोज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चूरू में यह हादसा हुआ जहां पर एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।
स्कूटी पर सवार थे और एक गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों को फिलहाल हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवा दिया गया है। ये खबर झुंझुनू के चिड़ावा से, जहां 2 छात्र गुटों में मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल छात्रों के गुट ने दूसरे गुट पर 3 युवकों ने सरिये से हमला कर दिया। इस हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घायल को शुरुआती इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के मुताबिक आपसी कहासुनी में मारपीट हुई। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मारपीट को गुंडेरों में लड़के मेरी दुकान में हूँ। 2 मिनट पहला जो राजू पंगाड़ है वो घर दीजिए 50,000 के नाम के लिए। और फिर राजू पंगाड़ ने बोले एक बार भाई जी बैठो तो जीएस में वो पर जो बिजली वाला को है FRP वाला को वो मकान में जाके बैठो। फिर 5 मिनट जब वो बाहर निकलना के गेट में निकलना लगा, ये 6-7 2 गाड़ी भर के आई। दो छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। इसमें 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चिड़ावा में 2 छात्र गुटों के साथ मारपीट हुई। चिड़ावा की यह घटना है। झुंझुनू में पुलिस मौके पर पहुंची। किस वजह से झगड़ा हुआ, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। पुलिस ने पूरे मामले में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी। और कृष्ण हमारे साथ झुंझुनू से जुड़ गए। कृष्ण, क्या वजह रही इस झगड़े की और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की इसमें अभी तक? जी, मैं आपको बता दूं कि ये चिड़ावा के शहर की घटना है, जहां पर 2 छात्र गुटों में आपसी विवाद और कहासुनी के बाद है वो बात बढ़ती हमले तक पहुंच गई है। और जहां घर पर पहुंचकर है वो हमला किया गया है। और इस हमले में है वो 3 युवकों की वो जबरदस्त पिटाई कर दी गई। इसमें 2 युवक हैं, उनको गंभीर चोटें आई हैं और उनको है वो झुंझुनू के BDK अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जहां इन दोनों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस की ओर से जो रिपोर्ट देने के बाद है वो जांच शुरू कर दी गई है और जो संदिग्ध और जो नामजद युवकों के नाम बताए गए हैं उनकी तलाशी को लेकर टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं। जी कृष्ण, गिरफ्तारी हुई है? अभी तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस है वो लगातार रात भर से ही इन युवकों की तलाश को लेकर अलग अलग जो इनकी संभावित जगह है जो बताई गई है वहां पर पुलिस द्वारा है वो दबिश दी जा रही है। जी कृष्ण, झगड़े की कोई वजह पता चल पाई? आपसी कहासुनी के बाद विवाद बढ़ता है वो झगड़े तक पहुंच गया और ये जो सरकारी महाविद्यालय है वहां छात्र संघ उपाध्यक्ष पंकज और जो रविंद्र है उसके बीच जो आपसी कहासुनी हुई थी और ये आपसी कहासुनी है वो जो विवाद तक पहुंच गई और इसी बात को लेकर है वो जो झगड़ा है वो हो गया। जानकारी के लिए कृष्ण आपका धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ में सोशल मीडिया पर गैंगस्टर फॉलो करने वाले के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल हाल ही में निम्बाहेड़ा में हुए हत्याकांड के बाद से पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले को देख रही है। इसी क्रम में असामाजिक तत्व और गैंगस्टर के कई सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें फॉलो करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तो चित्तौड़गढ़ में इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले कई दिनों से पुलिस ये अभियान चला रही है। जो गैंगस्टर या सामाजिक तत्वों को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं उनको भी पुलिस उनकी भी धरपकड़ कर रही है। और सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, इन 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या बैकग्राउंड है इनका, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में पुलिस ने दी है इन 9 लोगों के बारे में? बिल्कुल, फिलहाल इन 9 लोगों की गिरफ्तारी के बारे में पुलिस ने सूचना दी है। वहीं इनके रिकॉर्ड के बारे में खंगाला जा रहा है। चूंकि मैं आपको बता दूं कि निम्बाहेड़ा जो क्षेत्र है वो लंबे समय से सांप्रदायिक दृष्टि से भी संवेदनशील रहा है। वहीं बीते दिनों 2 फरवरी को हुए जो हत्याकांड है विकास और बंटी आंदे की जो हत्या हुई थी उसके बाद से पुलिस की साइबर टीम जो है वो लगातार विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट पर जो निगरानी कर रही थी और उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया। उससे पहले पुलिस ने लगातार सोशल मीडिया के जरिए विभिन्न माध्यमों के जरिए इस बात को जानकारी को सार्वजनिक किया था कि यदि आप
किसी असामाजिक तत्व को, किसी असामाजिक पोस्ट को यदि आप शेयर करते हैं या उस पर लाइक करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जिले में पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह की परिस्थितियां बन रही, जिस तरह से युवा वर्ग जो है वो गैंगस्टर्स के रुतबे को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लंबे समय बाद चित्तौड़गढ़ जिले में इस तरह की कार्रवाई हुई है और साइबर थाना खुलने के बाद ये पहली कार्रवाई की जाएगी जहां 9 लोगों को एक साथ पुलिस ने असामाजिक तत्वों के जो सोशल मीडिया अकाउंट उनको फॉलो करने या उनको लाइक करने पर कार्रवाई की है। जी सुभाष, क्या ये जानकारी पुलिस ने दी? ये 9 लोग जो है वो किस गैंगस्टर को या किस एंटी सोशल एलिमेंट को फॉलो करते थे? जो है वो पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन पुलिस ने सीधे तौर पर अपने जारी जो प्रेस विज्ञप्ति उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट को, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो चाहे फेसबुक पर हो, वो फॉलो कर रहे थे, उनको लाइक कर रहे थे, उनके द्वारा जो पोस्ट जारी की जा रही थी उसको शेयर करने का काम ये लोग कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने इन पर निगरानी करते हुए लगातार निगरानी की और उसके बाद इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसमें बड़ी बात यह कि ये जो युवा पकड़े गए हैं ये 18 से 27 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के अधिकांश युवा है। ऐसे में साफ तौर पर चाहिए कि युवा पीढ़ी जो गैंगस्टर के रहन से। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर कोटा से अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में ये अपडेट है। मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी डायरेक्टर लोकेश नागर को कल गिरफ्तार किया गया था। मामले में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी मामले में मुकदमों की संख्या अब 115 तक पहुंच गई। 2500 लोगों के साथ ये ठगी की गई थी और 200 करोड़ रुपए इन लोगों से ठगे गए थे और इसमें एक के बाद एक गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। ये खबर कोटा से, जहां कोटड़ा दीप सिंह गांव के लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। दरअसल काली सिंध नदी पर राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट नौनेरा एबरा बांध बनाने का काम चल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर बांध बन गया तो आसपास के कई गांव डूब जाएंगे। ऐसे में यहां के लोगों ने सर्वे करवाकर डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को राहत देने की मांग की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।